गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या के बारे में। देखेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि आवर्त में और वर्ग में इनकी आवर्तिता किस प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास परमाणु त्रिज्या। तो आइए देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या क्या होती है। परमाणु त्रिज्या या जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम कोश तक की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल में देखिए। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होगा 11। इसका विन्यास निकालें तो ये हो जाता है 2, 8, 1। ठीक है, यदि हम इसकी परमाणु की संरचना बनाएं तो ये बीच में हो जाएगा नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा और ये तीसरा कोश। ठीक है, पहले कोश में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह दूसरे में 8 और अंतिम कोश में या तीसरे कोश में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरह सोडियम जो परमाणु है उसकी संरचना जो है इस तरह की होगी। अब हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम कोश तक की दूरी। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए परमाणु का नाभिक और अंतिम कोश कौन सा होगा, ये। ठीक, तो इस नाभिक से इस अंतिम कोश और अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। ठीक है, जैसे हमने कक्षक पढ़ा है तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की केवल प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, वो एग्जैक्ट किस पोजीशन पे होगा ये हम कह नहीं सकते, तो इसीलिए केवल हम परमाणु त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन का या जो अंतिम कोश है उसकी एक फिक्स पोजीशन हम नहीं बता पाते। ठीक है, तो हम परमाणु त्रिज्या को नापने के लिए, आकलन करने के लिए कैसे करते हैं कि हम जो विभिन्न अणु हैं उन अणुओं के आधार पर, उनके नाभिकों की बीच की दूरी के आधार पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे सबसे पहले जो होता है असंयोजित त्रिज्या या इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या होगा, किसी ससंयोजक बंध से जुड़े हुए 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की अर्ध दूरी, उसको हम बोलेंगे ससंयोजित त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का अणु। ठीक है, ये हमने ले लिया हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ससंयोजक बंध द्वारा जुड़कर क्या बना लिए, हाइड्रोजन का अणु बना लिए। ठीक है, अब ये जो पहला हाइड्रोजन है ये उसका नाभिक और ये दूसरे हाइड्रोजन का नाभिक। ठीक है, अब दोनों की जो बीच की दूरी होगी ये दोनों की जो बीच की दूरी होती है, इस बीच की दूरी को हम बोलते हैं बंध लंबाई। ठीक है ना। इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल चर्चा नहीं करूँगा, वो जब हम बंध पैरामीटर पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक, तो नाभिक के जो बीच की दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बंध लंबाई। और यदि ये जो दूरी है इसको हम आधा कर दें, ठीक है, इसको हम आधा कर दें तो वो हो जाता है त्रिज्या। ठीक है, वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। और चूंकि दोनों कैसे बंधे हैं, तो दोनों सहसंयोजक बंध से बंधे हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख लें तो दोनों नाभिक के बीच की जो दूरी होती है वो होता है आपका 0.74 एंगस्ट्रॉन। ठीक, ये उसकी बंध लंबाई। अब इसको हम यदि आधा कर दें, 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 0.37 एंगस्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा उसका क्या होगा, सहसंयोजी त्रिज्या। किसके लिए होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसकी सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी 0.37 एंगस्ट्रॉन। उसी तरह से जैसे हम मान लीजिए हम ले लेते हैं क्लोरीन Cl2, तो क्लोरीन भी कैसे बना है, 2 क्लोरीन परमाणुओं से मिलकर के बना है। यदि हम इसको देखें तो जैसे मान लीजिए ये एक क्लोरीन परमाणु है और ये भी ये दूसरा क्लोरीन परमाणु, ये 2 क्लोरीन परमाणु से मिलकर के क्या बना है, क्लोरीन का अणु। और दोनों कैसे जुड़े हैं, दोनों सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। तो ये मान लो पहले परमाणु का नाभिक, ये दूसरे परमाणु का नाभिक, दोनों के जो बीच की दूरी होगी क्या बोलेंगे, उसको हम बंध लंबाई। अब इस बंध लंबाई का ले लीजिए आप आधा। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, नाभिकों के बीच की दूरी की बीच की अर्ध दूरी। ठीक है, लेना क्या है हमको, नाभिक के बीच की अर्ध दूरी, मतलब दोनों जो नाभिक है
उनकी जो दूरी है उसका आधा लेना है। आधा लेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका त्रिज्या। ये तो अब यहाँ पे देखें दोनों नाभिक के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसका होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम। ये बंध लंबाई होगी। अब इसको हम आधा ले लें, 2 से भाग करें तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये 0.9 एंगस्ट्रॉम क्या होगा, इसकी क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए जैसे ये आपका होमोएटॉमिक है, ये भी होमोएटॉमिक है। यदि मान लीजिए हेट्रोएटॉमिक कोई एटम होता है, ठीक है, कोई हेट्रोएटॉमिक होगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये HCl मान लीजिए ले लेते हैं। ठीक है, अब HCl क्या होगा आपका, HCl होगा आपका हेट्रोएटॉमिक, 2 अलग अलग परमाणु हैं। अब इनका हमको त्रिज्या निकालना है तो कैसे करेंगे, जैसे हम ले लेते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु और एक ले लेते हैं क्लोरीन परमाणु। ठीक, इस तरह से होगा, एक छोटा एक बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के आकार अलग अलग होता है ना। तो अब ये इसका नाभिक और ये इसका नाभिक और ये दोनों के बीच की दूरी निकाल दिए तो ये दोनों के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, बंध लंबाई। ठीक है, बट यहाँ पे हम इसका आधा नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये हेट्रोएटॉमिक है, अलग अलग परमाणु है। अलग अलग परमाणु है तो जाहिर सी बात है इनका आकार अलग अलग है। अब वहाँ से यदि हम उसको बीच से आधा ले लें तो वो जो त्रिज्या होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दोनों परमाणु में से किसी एक परमाणु का हमको याद है मान लीजिए, तो सबसे पहले देखें इनका जो बंध लंबाई होता है वो होता है 136 एंगस्ट्रॉम। ये ठीक है, 136 किसका होगा, HCl की बंध लंबाई। अब इसमें से हम मान लीजिए हमको किसी एक का पता है, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन की त्रिज्या हमको पता है, हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी है, 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप हाइड्रोजन का घटा दीजिए। हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.37 एंगस्ट्रॉम। इसको आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.99 एंगस्ट्रॉम। ये निकल गया आपका। ठीक है, तो ये किसका होगा, ये आपका हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या। ये किसका होगा, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या। ठीक, और ये होगा उसकी टोटल बंध लंबाई, है ना। तो बंध लंबाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट त्रिज्या कैलकुलेट नहीं होता। तो उसके लिए हम त्रिज्या को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला फंडा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि परमाणु जब आपस में सहसंयोजक बंध से यदि जुड़ा होगा तो उनके नाभिक के बीच की जो आधी दूरी होगी वो उसका सहसंयोजी त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। आगे देख लेते हैं वंडर वाल्स त्रिज्या। वंडर वाल त्रिज्या क्या होगी, वंडर वाल्स बंध से जुड़े हुए 2 अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की अर्ध दूरी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ना, फिर से देखते हैं। वंडर वाल्स बंध से जुड़े हुए 2 अणु के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की अर्ध दूरी वंडर वाल्स त्रिज्या या वंडर वाल रेडियस कहलाता है। ठीक है, चलिए, बोलने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, इसको एग्जांपल से समझिए, बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। जैसे हम ले लेते हैं एक क्लोरीन का अणु। जैसे अभी हमने क्लोरीन की संरचना देखी, क्लोरीन कैसा होता है, Cl2। ये इस तरह से क्लोरीन जो अणु होता है, क्लोरीन का अणु वो सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। इस तरह से उसका नाभिक ये, ठीक, ये नाभिकों के बीच की दूरी, और यदि इसका हम आधा ले लें तो ये क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, पहले सहसंयोजक त्रिज्या देखिए, ये क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या। बट हमको अब क्या करना है, हमको लेना है अणु। ठीक है, 2 अणु लेंगे, तो 2 अणु लेंगे तो कैसे, मान लीजिए हमने एक ये क्लोरीन का एक अणु ले लिया, ये ठीक है, ये क्लोरीन का एक अणु है समझिए, और एक दूसरा अणु भी ले लेते हैं हम, ये भी क्लोरीन का, ये क्लोरीन का दूसरा अणु। तो ये जो दोनों क्लोरीन अणु है, ये दोनों क्लोरीन अणु आपस में वंडर वाल बंध द्वारा जुड़े हैं। वंडर वाल बंध बहुत ही नगण्य, बहुत ही दुर्बल होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा, अणुओं के बीच में मिलता है। ठीक, तो क्लोरीन के जो 2 अणु हैं वो किससे जुड़ा हुआ है, वंडर वाल बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये इसका नाभिक होगा, ये इसका नाभिक, उसी तरह से ये इसका और ये इसका। ठीक है, तो अब
जैसे हम ये दो नाभिकों के बीच की दूरी, इनको हम क्या बोलते थे, बंध लंबाई, और इसका आधा जब हम लेते थे तो वो क्या होता था, सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर भी ये उनके नाभिक और ये हो गए उसकी बंध लंबाई। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि देखिए हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि वैन डर वाल बंध से जुड़े हुए दो अणुओं के परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये दो अणु हो गए और हम ले लेते हैं उनका परमाणु, तो ये हो गया क्लोरीन का परमाणु, ये क्लोरीन का परमाणु, दोनों के नाभिक के बीच की दूरी, मतलब है कि ये परमाणु और इसका नाभिक और ये जो परमाणु है इसका नाभिक। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक, यदि हम मान लीजिए इसको इस तरह से आगे बढ़ा दें, ये तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये, ठीक, इसी को हम बोलते हैं वैन डर वाल त्रिज्या। वैन डर वाल ये, ठीक है, सॉरी, इस डिस्टेंस को यदि हम आधा कर दें तो ये होगा आपका वैन डर वाल त्रिज्या। क्या क्या हमने देखिए, हमने ले लिया क्लोरीन के दो अणु और दोनों अणु क्या था, वैन डर वाल बंध से जुड़ा हुआ है। वैन डर वाल बंध से जुड़ा हुआ हमने लिया है दो अणु और उसके बाद उनके परमाणुओं के नाभिक। ठीक है, तो ये क्लोरीन का परमाणु, ये भी क्लोरीन का परमाणु, ये उसका नाभिक, ये उसका नाभिक, तो दोनों जो परमाणु हैं उनके नाभिक के बीच की दूरी। ठीक है, नाभिक के बीच की दूरी का आधा, ये जो डिस्टेंस है इसको यदि हम आधा कर दें, इसको यदि इस तरह से हम आधा करें, ठीक, तो जो आधा डिस्टेंस बचेगा ये, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा आपका वैन डर वाल त्रिज्या। तो इसीलिए इसको डेफिनेशन में बोला गया है कि कोई भी दो अणु लीजिए और वो दोनों अणु कैसे हैं, वैन डर वाल बंध से जुड़े हैं, तो उनके जो परमाणु होंगे उनके नाभिक की बीच की अर्ध दूरी। ठीक है, जो अणु है, अणु में जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक के बीच की अर्ध दूरी उसकी वैन डर वाल त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा देखिए कि जो सहसंयोजक त्रिज्या है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का हमने बनाया, ये कौन सा होगा, सहसंयोजक त्रिज्या होगा, ये आपका वैन डर वाल त्रिज्या है। तो जो सहसंयोजक त्रिज्या होगा हमेशा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा कि आप सहसंयोजी यौगिक में यदि आप देखें तो क्या है, सहसंयोजी बंध जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे के बहुत पास पास आते हैं और इनके कक्षकों में इस तरह से हो जाता है ओवरलैपिंग। ठीक है, अतिव्यापन हो जाता है। अतिव्यापन होने की वजह से क्या होगा, ये जो नाभिक है, थोड़ा जो परमाणु है वो बहुत पास आ जाते हैं। ठीक, और जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वैन डर वाल त्रिज्या में तो ये तो बहुत दुर्बल है, ठीक है, नगण्य बल है, यहाँ पे किसी तरह का कोई ओवरलैपिंग हो नहीं रहा है, ये परमाणु अपनी जगह है, ये परमाणु अपनी जगह है, दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस बना हुआ है, मतलब दूर दूर में है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो त्रिज्या होती है ये सहसंयोजक से बड़ी होती है। यहाँ पे कोई आकर्षण काम नहीं कर रहा है, इसलिए परमाणु क्या है, थोड़े से अपेक्षाकृत दूर दूर हो जाएंगे। ठीक, तो वैन डर वाल त्रिज्या यही वजह होती है कि हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ा होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आता है कि सहसंयोजक त्रिज्या छोटी होती है, वैन डर वाल त्रिज्या बड़ी होती है, क्यों, समझाइए, है ना। तो उसका रीज़न वही है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है और साथ ही इनमें परमाणु कक्षकों में ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से ये छोटा होता है। यहाँ पे दुर्बल बंध होता है और ना ही यहाँ पे किसी तरह का कोई परमाणु कक्षकों में ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से ये थोड़े से फैल जाते हैं, थोड़े से दूर होते हैं, इसलिए वैन डर वाल त्रिज्या जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं धात्विक त्रिज्या, क्रिस्टल त्रिज्या। किसी क्रिस्टल में उपस्थित दो निकटतम परमाणुओं के नाभिक के बीच की अर्ध दूरी कहलाएगी उसकी क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या। ठीक है, चलिए इसका एक और डेफिनेशन है, उसको भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। ठीक, धात्विक बंध से बंधे हुए किसी दो परमाणु के नाभिक के बीच की अर्ध दूरी उसकी धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाएगी। आप दोनों में से कोई भी परिभाषा ले सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यदि हम किसी क्रिस्टल की संरचना देखें तो जैसे एक जो क्रिस्टल होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और ये जो लैटिस होता है इसमें जो परमाणु होते हैं वो अल्टरनेट क्रम में होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या, NaCl का क्रिस्टल, तो NaCl का क्रिस्टल यदि हम लेते हैं तो उसमें जो परमाणु होते हैं इस तरह से अल्टरनेट क्रम में होंगे। ठीक है, अब अल्टरनेट क्रम में जब होते हैं तो उनमें से जो दो धातु आयन है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ये दोनों सोडियम। ठीक है, तो ये जो दो सोडियम परमाणु है इन दोनों के नाभिक की जो बीच की दूरी होगी, ठीक है, ये नाभिक सोडियम का नाभिक और ये दूसरा सोडियम का नाभिक, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसका जो आधा होगा वो कहलाएगा आपका क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या। इसको धात्विक त्रिज्या क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे धात्विक बंध उपस्थित होता है। धात्विक बंध कैसे होता है, तो जो क्रिस्टल में जो धातु आयन होते हैं,
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दो तरह का बल काम कर रहा होता है, एक धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो बल है वो, और दूसरा धातु आयनों के बीच में जो बल है वो। तो धातु आयनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसी को हम बोलते हैं धात्विक बंध, ठीक है। और चूंकि धात्विक बंध इनमें उपस्थित होता है इसलिए ही हम इसको धात्विक क्रिस्टल बोल देते हैं, या फिर चूंकि ये क्रिस्टल संरचना है इस वजह से क्रिस्टल त्रिज्या बोल सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयनिक त्रिज्या, या जिसको हम बोलेंगे आयनिक रेडियस। क्या होता है? किसी आयन के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। किसी आयन के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी उसकी आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक वर्ड का फर्क है, ये आयन। यदि हम आयन की जगह यदि हम परमाणु करें तो वो परमाणु त्रिज्या कहलाएगी, और यदि परमाणु की जगह यदि हम आयन रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? किसी आयन के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी उसकी आयनिक त्रिज्या होगी, ठीक है। इस तरह से होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1, मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके नाभिक से इस अंतिम कोष या अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या। क्यों? हम परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? परमाणु त्रिज्या। अब मान लीजिए उसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये परमाणु से बदल जाएगा किसमें? आयन में, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा धन आयन, ठीक। अब धन आयन बना लेगा तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए ये सोडियम परमाणु की संरचना, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये क्या होगा? ये कोष भी यहाँ से हट जाएगा, इस तरह से ये कोष भी यहाँ से ये हट गया, ठीक। अब अंतिम कोष कौन सा होगा? अंतिम कोष ये हो गया, ठीक है, अंतिम कोष ये हो गया। तो अब हमको क्या करेंगे? पहले हम यहाँ से इस कोष की दूरी लेते थे, अब वो तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, कोष भी चला गया, तो अब अंतिम कोष हमारे लिए ये हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि ये परमाणु के रूप में है तो नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के लिए तो वो उसका परमाणु त्रिज्या। लेकिन यदि आयन की बात करें तो नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम कोष तक की दूरी वो कहलाएगा उसका आयनिक त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जो मूल परमाणु होता है उसका जो धन आयन होता है हमेशा उससे छोटा होता है, ठीक है। ये अक्सर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है। तो ये कैसे होता है? देखिए, जैसे यहाँ पे आप सोडियम का उदाहरण लीजिए। जैसे हमने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ये किस में बदल गया? धन आयन में, ठीक है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था वो चला गया बाहर, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित था ये जब चला गया तो उसके बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे? भीतरी कक्षा में, भीतरी कोष में उपस्थित होंगे। भीतरी कोष में उपस्थित होते हैं मतलब नाभिक से वो ज़्यादा नज़दीक में होंगे, ठीक है। उस जो इलेक्ट्रॉन पहले था उस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले उसके बाहर जाने के बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो क्या होंगे? भीतरी कोष में, ठीक है, परमाणु के नाभिक के नज़दीक में। तो इस वजह से ये जो होता है, जो किसी भी धन आयन है उसका जो त्रिज्या होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो भीतरी कोष में होंगे। तो इस वजह से ये त्रिज्या छोटी होती है। किसकी त्रिज्या छोटी होती है? धन आयन की त्रिज्या। किससे छोटी होगी? मूल परमाणु से होगी, ठीक है। वहीं पे यदि हम ऋण आयन की बात करें, ऋण आयन की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 2 8 7, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट में होता है आपके 5 इलेक्ट्रॉन। यदि इसको इस तरह से हम कक्षकों में देखें तो कैसा होगा? ठीक है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, है ना। अब ये क्या करता है? ये जो परमाणु है जैसे हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करता है तो ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है आयन, ठीक। कौन सा आयन बनाएगा? ऋण आयन। चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए क्या बनाएगा? ऋण आयन। तो जैसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 8। अब्बाव के अनुसार क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 जो पहले था, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3p6, ठीक। अब उसी को यदि हम यहाँ पे देखें उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आके भराएगा? वो इलेक्ट्रॉन आके भराएगा यहाँ पे, ठीक। कहने का मतलब क्या? बाहरी कोष में भरेगा, भीतरी कोष में नहीं भरेगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा क्या होगा?
बाहरी कोश में भरेगा। तो अब आप देखिए कि यदि हम क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या पहले निकालें तो ये उसका नाभिक, ये उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक की दूरी, ये उसकी परमाणु त्रिज्या, ठीक। लेकिन जैसे ये आयन में बदलता है, आयन में बदलता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है और वह एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अंतिम कोश में जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यदि इसको हम यहाँ पे बनाएं, पहले हम यदि इसकी त्रिज्या निकालते थे तो कैसे निकालते थे, इस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से निकालते थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले अंतिम इलेक्ट्रॉन था, तो ये नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी निकालते थे। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, उससे बाहरी कोश में, उससे बाहर है, उससे दूर है, ठीक है, उससे दूर में आ गया, ये बाहरी कोश में प्रवेश किया, पहला रीजन। दूसरा रीजन, पहले अकेला था, कोई प्रतिकर्षण नहीं, अब आ गया है, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो भी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो दूर धकेल देगा, दूर धकेलेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से त्रिज्या निकालनी है, ठीक। तो पहले हम इस इलेक्ट्रॉन से निकालते थे, ठीक है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये ऋण आयन में बदल जाएगा और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहरी कोश में जाएगा, प्लस दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो और वो दूर में जा करके बैठेगा। अब वहाँ से हमको इसका त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो यही वजह होता है कि जो ऋण आयन की त्रिज्या होती है वो अपने मूल परमाणु से बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछता है कि जो ऋण आयन की त्रिज्या होती है मूल परमाणु से बड़ी क्यों होती है, तो बड़ी होने का कारण वही है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो बाहरी कोश में आके भरेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से भी क्या होगा, वहाँ पे प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस में प्रतिकर्षण शुरू हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, थोड़ा दूर खिसक जाएगा। और उस इलेक्ट्रॉन से हम नाभिक की दूरी यदि निकालेंगे, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन से हम यदि उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़ी ही होगी, ठीक। तो ये होता है, परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं परमाणु त्रिज्या जो है वो आवर्त में और वर्ग में कैसे बदलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आवर्त में। आवर्त में परमाणु त्रिज्या जो है वो घटता जाता है, जबकि वर्ग में परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए हम कोई आवर्त लेते हैं, तो आवर्त में क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, तो हमने आवर्तिता में पढ़ा है कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का जो नाभिकीय आवेश है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और बढ़ता जाएगा मतलब त्रिज्या क्या है, इलेक्ट्रॉन नज़दीक आते जाएंगे और त्रिज्या जो है वो घटती जाती है, ठीक है। उसी तरह से वर्ग में कहता है कि त्रिज्या बढ़ता है, मतलब ऊपर से जैसे हम नीचे जाते हैं तो त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। तो वो भी हमने आवर्तिता में पढ़ा था, आप याद कीजिए कि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण क्या होता है, कम होता है, मतलब, ठीक है, जैसे हम नीचे जाएंगे तो आकर्षण कम 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 होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर भागता जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ती जाएगी। आइए देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। तो पहला होता है नाभिकीय आकर्षण, दूसरा है परिरक्षण प्रभाव और तीसरा है कोशों की संख्या, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाभिकीय आकर्षण। तो आवर्तिता में हमने पढ़ा है कि नाभिकीय आकर्षण यदि अधिक होता है तो क्या होता है, मान लीजिए नाभिक है, ये अंतिम कोश है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो आकर्षण अधिक होगा, क्या होगा, ये उसको ज़्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगा और ये उसके नज़दीक आता जाएगा। जैसे नज़दीक आएगा तो उनके बीच की जो दूरी है वो घट जाएगी, मतलब जो त्रिज्या है, ठीक है, यदि नाभिकीय आकर्षण अधिक हुआ तो जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पास आएंगे तो उनका डिस्टेंस घटेगा और त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, तो जो परिरक्षण प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव, मान लीजिए परिरक्षण प्रभाव अधिक है, ठीक है, परिरक्षण अधिक है, तो परिरक्षण जब अधिक होता है तब आकर्षण कैसा होता है। तो आवर्तिता में हमने पढ़ा है कि परिरक्षण का मान यदि अधिक होता है, यदि रुकावट अधिक होता है, यदि बाधा ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो उस कंडीशन में जो नाभिकीय आकर्षण है, नाभिकीय आकर्षण क्या हो जाता है, ये हो जाता है कम। और जब नाभिकीय आकर्षण कम होगा तो क्या होगा, आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर जाएगा, दूर जाएगा मतलब त्रिज्या जो है वो अधिक हो जाएगी जी, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरह से नेक्स्ट होता है कोश की संख्या। अब कोश की संख्या मान लीजिए अधिक हो गई, तो कोश की संख्या अधिक होगी तब क्या क्या होगा, ठीक है। फिर से आप चले जाइए कहाँ पे, आवर्तिता में। मैंने इसीलिए बोला था कि आवर्तिता में जो की पॉइंट्स हमने देखे हैं, जो मेन पॉइंट्स हमने देखे, उसको आपको पूरी तरह से क्लियर करना है, ठीक है। वहीं पे सारा चीज़ मैटर वहीं से रिलेटेड है,
ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर हो गया तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आवर्तिता में हमने पढ़ा था कि कोष की संख्या यदि अधिक होगी तो क्या होता है, जो परिरक्षण है, परिरक्षण क्या हो जाता है, परिरक्षण हो जाता है अधिक। ठीक, कोष की संख्या ज्यादा हुई मतलब भीतरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी मतलब परिरक्षण अधिक हो जाएगा आपका, और परिरक्षण अधिक हुआ तो आकर्षण, परिरक्षण अधिक हुआ तो क्या होगा, आकर्षण जो है वो कम हो जाएगा, और आकर्षण कम हो जाएगा तो त्रिज्या क्या होगी, अधिक। क्या हो जाएगा, त्रिज्या अधिक हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये सारा पॉइंट वहीं से निकल के आ रहा है ना। एक चीज को आपको पकड़ना है, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोष की संख्या अधिक होगी तो जाहिर सी बात है बाधा ज्यादा होगी, बाधा ज्यादा होगी मतलब परिरक्षण अधिक होगा, और परिरक्षण अधिक होगा तो भी हम जानते हैं कि भैया आकर्षण कम होना ही होना है। आकर्षण कम होना है, आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, दूर जाएंगे मतलब उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, बीच की दूरी बढ़ेगी मतलब त्रिज्या जो है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, बस आवर्तिता मैं फिर से बोल रहा हूँ, आवर्तिता आपको क्लियर हो, बाकी सब आंख बंद करके आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो आवर्ती गुण है वो एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।